और एनी डाउट्स? करंट अफेयर्स। देखो, एक तो सबसे पहले एक हिंदी में आती है क्रॉनिकल की पतली पन, ठीक है? क्रॉनिकल आप सभी लोग जानते हो ना? का एक पतला एडिशन आता है, 40-50 पन्नों का रहता है, ठीक है? 50 टू 50 पेजेस। ये पढ़नी है अपने को। मंथली आती है, ठीक? हिंदी में आती है, हाँ। हाँ, तो डरना नहीं हिंदी से, अपने को पेपर देना है ना हिंदी का, तो डरने का नहीं, इसको पढ़ने का। ओके? करोगे धीरे धीरे आने लगी, इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है। एक बार बैठो, पहली मैगजीन उठाई, आपको फंसोगे कहाँ पे? जैसे रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू मान लो आ गया, इसमें कर, तो वाणिज्य, कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको नहीं पता होगा। अभी तो गूगल इतना बढ़िया हो गया, आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देता है वो। सिर्फ आपको बोलना होता है, गूगल प्लीज गिव मी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्ड इन इंग्लिश। सब चीज करके एआई दे रहा है। तो 10 साल पहले गूगल में जाओ, डिक्शनरी हिंदी के शब्द ही नहीं मिलते थे। जब हमने प्रोफेशन की थी, जब हमको हिंदी के शब्द का मीनिंग खोजना होता था, तो इतना घटिया डेटाबेस था उस समय नेट का, मिलते नहीं थे वर्ड्स। तो मैं हिंदी की डिक्शनरी खरीद के रखा था अपने लिए। अभी तो बहुत ही एडवांस्ड है, आपके लिए बहुत ईजी है ये सब चीज़ें करना। ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा सोर्स, आप एस वाली इनके करंट के वीडियोस देख डालो, या पीडीएफ मिले तो कर डालो। 25 से 30 पन्ने का होता है इनका। हाँ, मंथली वाला ये। अब देख लो, 8 महीने का आपको कवर होना चाहिए, ठीक है? रफली 8 से 10 महीने का आपको कवरेज करना है। तो आपका अगर दिसंबर में है पेपर, यो पेपर इज इन दिसंबर, तो दिसंबर तो आना नहीं है कुछ, नवंबर आएगा नहीं, तो आपको अक्टूबर से पीछे जाना है 10 महीने। 6 महीने से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, फिर बाकी वाले जो जैसे जैसे पीछे जाओगे क्वेश्चन कम होते जाएंगे। तो 6 महीने का तो एकदम चार्ट लेना है, अक्टूबर से पीछे जाते हुए। तो अगर आप जनवरी या दिसंबर से भी स्टार्ट करते हो, दैट इज़ फाइन फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है? न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, न्यूज़पेपर क्यों छोड़ोगे? हिंदी का पेपर अगर आपको हिंदी तेज करनी है, तो आप जनसत्ता पढ़ो, ठीक है? क्या पढ़ोगे? जनसत्ता। किसका है ये? इंडियन एक्सप्रेस का एडिशन है, ठीक है? इसके अलावा हिंदुस्तान भी पढ़ सकते हो, पर मेरी पहली रिकमेंडेशन ये है, सेकंड में हिंदुस्तान। दैनिक जागरण नहीं पढ़ना, अमर उजाला नहीं पढ़ना है, ये सब सतही पेपर है, ठीक? तो जनसत्ता फॉलो कर सकते हो, हिंदुस्तान फॉलो कर सकते हो। हाँ, इंग्लिश में हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं कुछ देखने की। देखो, इसको पढ़ने की जरूरत क्या होती है न्यूज़पेपर की ना, कई बार पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, आउटलुक, कि कोई ऑथर है वो सोचता कैसे है। जैसे मान लो एडिटोरियल आते हैं, वो तो छोटे छोटे होते हैं, साइड में जो रहते हैं मार्जिन में, तो इसमें आपको करंट चीज़ें पता चलेंगी जो आज या कल में घटित हुए हैं। लेकिन जो ओपिनियन आता है ना, ओपिनियन वाला जो आर्टिकल होता है, इसमें ये पूरे वीक या मंथ का भी कोई इश्यू हो सकता है, ब्रॉडर जिस पे करेगा। लेकिन इसका जो ऑथर होगा, वो कई बार जो स्टार्टिंग करेगा वो ऐसे टाइप करेगा, ठीक है? कभी कोई कोट डाल देगा शुरुआत में, या कोई पोएट्री डाल देगा, या कोई एनेक्डोट डालेगा। तो इस वाले से अपन को एस्से राइटिंग का भी तरीका पता चलता है, कैसे लिखना है। यहाँ से क्या पता चलेगा आपको? डेटा पता चलेगा, कोई नया डेटा है, जैसे मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे एक डेटा कोई आया है, या कोई नई रिपोर्ट आई है, या मान लो कोई आईएमएफ ने रिपोर्ट रिलीज की, उस पर ओपेड आया हुआ है। एजुकेशन की क्वालिटी है, हेल्थ की क्वालिटी है, उस पर किसी ने लिखा हुआ है। और जनरली कोई रिसर्च स्कॉलर होगा, या कोई मतलब बढ़िया क्वालिटी का स्कॉलर होता है जो लिखता है वो। अब इसमें देखो, मान लो किसी पॉलिटिकल पर्सन ने लिखा ओपिनियन, नहीं पढ़ना अपन को, क्यों पढ़ोगे इसको? ठीक है? ये तो पता होगा ना पॉलिटिकल पर्सन कौन है। अब मान लो किसी भी पॉलिटिकल, मान लो बीजेपी या कांग्रेस, आपका किसी ने लिखा है, कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, उसको डिफेंड करने के लिए उसको इतना बड़ा सा आर्टिकल लिख दिया, क्यों पढ़ना है हमको उसको? उसको कितना ही पढ़ना है, हेडिंग नोट कर लो अगर अपने काम की है, और एथिक्स में वो एग्जाम्पल डाल देंगे हम। अपने को इश्यू पता चल गया, और एथिक्स में या एस्से में उसको एज अ केस स्टडी वी आर गोइंग टू यूज इट, उतना ही उसका रेलेवेंस है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उसको कितना, 1 मिनट देना है, और उसको नोट कर लेना है। तो अपनी करंट अफेयर्स उसमें एक लिस्टिंग बनाना केस स्टडीज़ के, पिछले 2 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं, चाहे किसी के भी हों, कोई इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन हुआ है, कहीं पे कोई प्लांट हुआ है, कहीं पे मॉब लिंचिंग हुई है, कहीं पे किसी पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, फेक एनकाउंटर हुए हैं, कहीं पे कोई और वुमेन के खिलाफ कुछ भी हुआ है, तो वो सब चीज़ों की अपनी लिस्टिंग होनी चाहिए अलॉन्ग विद द लोकेशन। उसको जब भी हम पॉइंट लिखेंगे किसी भी GS1 GS2 एथिक्स में, हम वहाँ पे एग्जाम्पल में डालेंगे उसको। तो करंट एग्जाम्पल्स जब आप डालोगे अपने पेपर में, नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक? तो कुछ आर्टिकल्स इस पर्पज से पढ़ेंगे कि हमको सिर्फ केस स्टडी या एग्जाम्पल निकालना है। कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि हमको एस्से या एथिक्स के
आंसर लिखने के तरीके पता चल जाएं। वो पढ़ोगे जब ना, तो अपने आप धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अपने काम का है। कहीं पे डेटा और चार्ट दिए रहेंगे, उसको बना लो अपने कॉपी में। क्यूपी नोट्स बना रहे हो अपनी, मान लो कि कोई पॉवर्टी का डेटा आया है नया, तो इकोनॉमी वाली कॉपी में उसको डाल लो अपने। करंट में रखे रहोगे तो करंट में ही पड़ा रह जाएगा। तो ये मेहनत करना अपना, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। करंट पढ़ रहे हो, जैसे मान लो सेपरेट नोट्स मैंने बताया था ना, हर एक जीएस पेपर का सेपरेट नोट्स बनाना है। तो GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6 सबके अलग अलग 300 पन्नों के नोट्स बना लेना। उसको अलग अलग सेक्शन में बांट लेना। जैसे GS1 है, उसमें 4-5 चीज़ें हैं अलग अलग सब्जेक्ट, उसको सेक्शन में बांट लो। शुरू के 10-15 पन्नों में कीवर्ड्स, डेटा, डायग्राम्स इस सब के लिए रख लो हर सेक्शन में। और उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, 1-2 पन्ने ब्लैंक रखो। जैसे मान लो इकोनॉमी है, तुमने इकोनॉमिक सेक्शन रखा है 75 पन्ने का, 50 पन्ने का। शुरू में 10 पन्ने में आपने भरा एकेडमिक कीवर्ड, डायग्राम्स। अब 1-2 पन्ने छोड़े रहो। मान लो आज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको लगा कि हाँ इकोनॉमिक आर्टिकल आया, पढ़ा आपने, कोई रिलेवेंट डेटा मिल गया, फिगर मिल गया, इकोनॉमिक नोट्स उठाई GS3, उसको तुरंत डाल दिया। ऐसे क्या होगा, आपका तुरंत अपडेट होता रहेगा। अब जैसे यहाँ से आपको क्यूपी नोट्स तो मिल रही है, लेकिन वो एक ही बार तो अपडेट होकर मिलेगी, बीच में थोड़ी अपडेट हो रही हो। आप 26 बैच में हो, आपको 25 का डेटा मिलेगा। अगर 26 का कोई भी डेटा आया है तो आपको नहीं मिलेगा वो। अगर आपने ये डेटा डाला तुरंत, जैसे मान लो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का अभी डेटा आया है और 2 महीने बाद तुम्हारा पेपर है, और तुमने कोट कर दिया अभी वर्ल्ड वाली ये है, लिख दो उसमें 2026। तो जो कॉपी चेक कर रहा है ना, उसके दिमाग में क्या जाएगा इंप्रेशन, मेहनती लड़का है, अपडेटेड है, तुम्हारा आधे एक नंबर दे देगा। और अगर पूरे पेपर में तुमने 3 बार ऐसा कर दिया, तो उसमें इंप्रेशन इतना बढ़िया बन जाएगा ना, खुश होकर तुम्हें 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा देगा कहीं ना कहीं। समझ रहे हो ना, मेहनत का इसलिए कहीं तुम्हारा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। अगर तुमने थोड़ा सा भी डिलीजेंस किया, परसिवरेंस रखा, आउटपुट बहुत बढ़िया मिलेगा। ठीक, लेकिन मेहनत लगेगी। 10-12 घंटे, 13 घंटे पढ़ो डेली। प्लीज बोलो, थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं हम। हम्म, सेम ही तो है, क्या करना है आपको, सिलेबस सेम है। 1-2 टॉपिक GS3 में चेंज हैं, 1-2 टॉपिक GS1 में चेंज हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जहाँ तक लग रहा है GS1 में 1-2 टॉपिक एडिशनल है UPPCS में, और GS3 में शायद उसमें है इंटरनल सिक्योरिटी में 2-3 टॉपिक्स अलग हैं। ये तो सेम है। बस ये कर सकते हो, एग्जाम्पल्स एडिशनल नोट करो यूपी के लिए। जो यूपी की न्यूज़ है उसको ध्यान से पढ़ो, और जैसे कहीं पे भी GS3 का एग्जाम्पल देना है आपको, तो यूपी का एग्जाम्पल डाल दो कि फलाना फलाना जगह पे ये चीज़ हुई है। उससे क्या होगा ना कि यूपी का बंदा चेक कर रहा है आपकी कॉपी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होगा, BHU का, यहीं के तो लोग चेक करेंगे। तुम जब उनके आसपास की न्यूज़ डालोगे तो उनको अच्छा फील होता है। जैसे मैं सुल्तानपुर का हूँ, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, कोई बच्चा जो सुल्तानपुर का एग्जाम्पल दे दिया मेरे पेपर में, मेरे अंदर से ये खुशी होगी, है ना, क्या बात है, मेरे जगह के बारे में भी जानता है ये बच्चा। तुमने कुछ वाव नहीं कर दिया, पर तुम क्या हो ना, अपने आप को उसके साथ जोड़ दे रहे हो, कनेक्ट कर दे रहे हो। और जब भी इंसान कनेक्शन फील करता है साइकोलॉजिकली, वो खुश होता है। जैसे तुम USA गए और तुम्हें कोई मिल गया अपने शहर का बंदा, ऐसा थोड़ी तुमको पैसे दे देगा, कुछ नहीं देने वाला है। पर फिर भी तुम्हारे अंदर क्या होगा, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि मेरे शहर का है, मेरे कल्चर का है। वही चीज़ तुम्हारा इवेल्युएटर भी फील करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को यूपी स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा रेडी रखो, क्योंकि GS5 GS6 में डालना ही अपने को। और यहाँ पे भी कोशिश करो कि मैक्सिमम 50% GS यूपी के डालो, 50% अलग स्टेट से डालो। ठीक, एनीथिंग मोर? बल्कि कुछ नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, 15 से 20 दिन लगता है। एक बार खत्म करो, फिर दोबारा रिवीजन करते समय 1 पॉइंटर नोट्स बनाते चले जाओ। ठीक है, अपने हाथ से। बल्कि तो है, पर हमने भी किया था ना। अब देखो, मैं जो है आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं स्टार्ट किया था 24 में। कब हुआ था पिछली बार एग्ज़ाम 24 वाला, किसी को याद है? दिसंबर में हुआ था ना। तो मैं मई वही में स्टार्ट किया था घटना चेक पढ़ना। तो मुझे लगता है कि 20 दिन लगा था हिस्ट्री खत्म करने में, 20 दिन ज्योग्राफी खत्म करने में। और ये मैं कैसे कर रहा था, ऐसा नहीं सिर्फ घटना चेक लगा रहा था। मेरा जो तरीका था, अब ये है कि मैंने पहले पढ़ा हुआ है, आप लोग भी पढ़ चुके हो, सिलेबस एक बार खत्म कर चुके हो ना, बिगिनर तो हो नहीं। तो करने का क्या है, जैसे मान लो आप हिस्ट्री का घटना चक्र उठाए, ठीक, और आपने साथ में रखा परीक्षा वाली। तो ये आपकी थ्योरी की बुक है, दिस इज थ्योरी, दिस इज PYQ। ठीक, आपको साथ साथ करना है दोनों।
समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? इसका पहला चैप्टर उठाएंगे हम, उसको सॉल्व करें, उसको पढ़ेंगे, फिर इसका पहला चैप्टर उठाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ये रिवीजन हुआ, ये आपने चेक कर लिया आपको कितना याद हुआ। फिर दूसरा चैप्टर उठाएंगे, फिर इसी से संबंधित जो दूसरा चैप्टर यहाँ पे है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने एक बार इसको सॉल्व कर लिया, आपको कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं, तो नोट्स बगल में रखो। जब इसको सॉल्व करना शुरू करोगे तो साथ में एक इंटीग्रेटेड नोट्स बना के रखना प्रीलिम्स के लिए, 300, 350, 400 पन्ने का। उसको भी सेक्शन वाइज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब में बांट लेना। तो जो भी यहाँ से ऐसा मटेरियल मिले जो तुमको याद नहीं हो रहा या लग रहा है बार बार पूछा जा रहा है, तो उसको यहाँ पे नोट्स में ऐड करते चलो अपना। तो ऐसा जब ओवरऑल अभी का चल रहा है, जून चल रहा है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने? 6 महीने हैं लगभग ना। 6 महीने बहुत होता है। देखो इकोनॉमी वाली जो बुक है पूर्वावलोकन, उसमें बहुत कम चैप्टर्स पढ़ने हैं अपने आप को, समझ रहे हो ना। स्कीम्स वाला पढ़ लेना, डेवलपमेंट वो वाला पढ़ लेना है। मतलब मेरे ख्याल से 5-6 चैप्टर हैं जो रिलेवेंट हैं। ज्योग्राफी पूरी करनी पड़ेगी, हिस्ट्री पूरी करनी पड़ेगी, पॉलिटी पूरी करनी पड़ेगी। साइंस एंड टेक सिलेक्टिव पढ़ना है। यूपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो टफ हैं, यूपीपीएससी के लिए आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 महीने में आप घटना चक्र साथ में थ्योरी के 4 महीने बड़े आराम से कर डालोगे। फिर 2 महीने बचेंगे, उधर रिवाइज करना आराम से 2-3 बार मल्टीपल रिविजन। जो मुझे कठिन लगते थे वही है, मुझे याद है, मैं क्यों लिखूंगा उसको? तो नोट्स बल्कि हो जाएगी ना, कोई मतलब नहीं है। हम्म जो आपकी पहले नोट्स आपने बनाई हिस्ट्री की अलग, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, एक अलग नोट्स बनाओ, नई नोट्स बनाओ। वो जो आपकी आप रिवाइज कर लो, उसमें तो 50% 60% याद कर चुके होगे ना, एक आध बार और रिवीजन करके उसको साइड में रखो। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस नोट्स में आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं याद हो रही हैं, उसको भी नए नोट्स में डालो, एकदम छोटे में, सिंबॉलिक फॉर्म में। सेंटेंस नहीं लिखना है, ग्रामर नहीं लिखना है, एरो लगा लगा के, तभी तो कंप्रेस करोगे ना। 350-400 पन्नों में आप 5-6 सब्जेक्ट कैसे कंप्रेस करोगे? तभी करोगे जब फालतू की चीज़ें नहीं लिखोगे, ग्रामर हटा दोगे, सिंबल्स में लिखोगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप देख लो ना आपको क्या पढ़ना है। आप सेलेक्टेड नोट्स पढ़ना है कि परीक्षा वाली पढ़ना है? ज्योग्राफी भी परीक्षा वाली बढ़िया आती है, इकोनॉमिक भी आती है। तो जो लोग अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप वो कर सकते हो। ठीक, देख लो आप। देखो उसमें आपको थोड़ा सा अपना, जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी बस स्पेक्ट्रम से, एक बार शायद साइंस एंड टेक की बुक ली थी स्पेक्ट्रम की मैंने। और हाँ, एक उनकी हिस्ट्री थ्रू मैप्स आती है, उसमें मतलब हिस्ट्री के मैप्स दिए रहते हैं, तो आप ले सकते हो अगर थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट हो उसमें। तो साइट्स जो होती है ना, बहुत आपको पता चल जाएंगी इसमें। ओके, हाँ आप बोलो। हम्म। अरे देखो, हाँ हाँ, आप ये कह रहे हो ना कि इधर मेंस वाला और प्री वाला कैसे बैलेंस किया जाए। तो आपका क्यूपी चल रहा है, तो डेली एक लेक्चर हो रहा होगा, अभी इससे ज़्यादा हो नहीं रहा होगा। हाँ, तो वो 2 घंटे का एक लेक्चर हो रहा होगा। 3 घंटे कहाँ जाता है, मैंने भी देखा लेक्चर्स। कोई कोई हो सकते हैं ना, कभी कभी एक्सटेंड हो जाए, वो अलग बात है, पर 2 से 2.5 मान लेते हैं हम। ये 2 घंटे का आपका लेक्चर हो गया, आने जाने में आधे घंटे लग गए मान लो, ठीक है। 3 घंटे मान लेते हैं ब्रॉडली, आपने यहाँ खर्चा कर दिए। अब इसके रिलेटेड आपने क्यूपी पढ़ा, 2 से 3 घंटे मान लेते हैं कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े, नोट्स बनाए, असाइनमेंट्स, चलो और मान लेते हैं हम, मान लो 5 घंटे आपने इस पर डिबेट कर दिए, 8 घंटे हो गया आपके पास। ठीक, हो गया दिन भर का काम, इतने में तो कर ले जाओगे ना। अब आपके पास बच रहे हैं 7 घंटे। मतलब कितना सोओगे दिन में तुम? 6 घंटे सो लिए, ज़्यादा नहीं सोओगे ना। खाना पीना का 1 घंटा हो गया, ठीक। नहाना धोना 1 घंटा हो गया। 8 घंटे में तुम्हारे सारे बेसिक काम पूरे हो जाएंगे। फाइन, हो जाएगा ना। डिवाइड करो, गलत कर रहे हैं कुछ? नहाने धोने में इससे ज़्यादा लगेगा नहीं, 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, वॉशरूम भी जाते हो, फिर भी 1 घंटे से ज़्यादा तुम नहीं खत्म कर पाओगे, राइट। अब तुम्हारे पास 8 घंटे निकाल दो, बचने कितने घंटे? 16 घंटे। चलो 1 घंटे और बर्बाद कर लो तुम। अब कितने बचे? 15 घंटे। 15 में तुमने 8 उधर डाल दिए, अब तुम्हारे पास बच रहे हैं कितने घंटे? इतना तो बहुत है प्री करने के लिए।
अगर 7 घंटे तुम घटना चक्र लेके बैठ गए ना, 2-3 चैप्टर एक गो में खत्म होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि तुम 15 घंटे बैठ पाओगे चेयर पे कि नहीं। 15 घंटे बैठना नहीं है, बिकॉज यू हैव कम हियर। यहाँ सर से बात करोगे, अटेंड करोगे लेक्चर, हंसी मजाक भी होगा, लोगों से मिलोगे, तो तुम्हारे पास बैठने के जो आवर्स हैं वो कितने हैं? 5 + 6, लगभग 10 घंटे चेयर पे बैठना पड़ेगा, 10 से 11 घंटे। उतना क्षमता होनी चाहिए आपकी। अगर उतना क्षमता नहीं बना पाओगे आप और कुर्सी पे नहीं बैठ पाओ, लेट के पढ़ो। नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन नींद आएगी तो फिर दिक्कत है। अगर इतना नहीं पढ़ा होगा ना, 13 से 15 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा शुरुआत में, क्योंकि आप क्यूपी भी कर रहे हो, आपकी प्री भी नहीं तैयार है, और आप में अभी इतनी एनर्जी होनी चाहिए। आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो, तो दिस मच ऑफ एनर्जी यू शुड हैव कि 14 से 15 घंटे आप डेली पढ़ो। फिर एक बार आपकी जो क्यूपी पूरी हो जाएगी, प्री तैयार होगा, तो फिर 12 घंटे कर लेना, उसको 11 घंटे कर लेना। 2-3 महीने झोंक दो अपने आप को एकदम से। इधर उधर रील, फेसबुक, इंस्टा बंद करो, सब डीएक्टिवेट कर दो प्रोफाइल अपनी हर जगह पे। मिलना मिलाना छोड़ दो, घर मत जाओ, रिश्तेदारों से, दोस्तों से मत मिलो। उन्हीं से मिलना है जो काम की बात करें। ऐसे दोस्त जिनसे फ़ोन करो तो पूछे, भाई तुमने पढ़ लिया क्या, ये वाला कर लिया क्या। ऐसे लोग हैं, उनको टच में रखना है। जो बोले यार चल मूवी देख के आते हैं, उनको क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। ठीक है, ये नहीं करोगे तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बहुत टफ कंपटीशन है। आप रिलैक्स करने लगोगे, कंफर्ट ढूंढोगे तो होगा नहीं। हम्म हम्म देखो, इतना ज़्यादा आपको सेपरेट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जब एक बार चीज़ें देख लेते हो ना, सपोज करो आप इंफ्रा ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो ना आप, बहुत ज़्यादा हर एक एरिया में आप स्पेशलाइजेशन अगर करने लगोगे ना, तो दिक्कत होगी। जैसे ट्रांसपोर्ट की बात करो आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब इसमें 3 डायमेंशंस हैं। एयरपोर्ट हो गया, क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली। एयरपोर्ट से क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं, कि क्या पूछोगे, हवा में चल रहा है चीज़ें, नीचे ग्राउंड पे है नहीं, चैलेंजेस कहाँ से निकालोगे। अब चैलेंजेस ज़्यादा ज़्यादा निकालोगे तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की बात करोगे, ओएनएम जो होते हैं, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑपरेशंस, और पुराने कार्गोज हैं, पुराने मतलब अपने पास शिप वो हैं, फ्लीट्स हैं। और फिर ट्रेनिंग की बात करोगे, कुछ चीज़ें तो आपको एकदम जनरल पता है ना, यही चीज़ तो हर जगह लगाओगे। अच्छा मान लो ये बताओ कि ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है लोगों की, अपने पास जो है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की बात है, तो चाहे शिपिंग इंडस्ट्री की बात कर लो, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। एयरक्राफ्ट की बात करोगे, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। अब जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं, एक हो गई ट्रेन अपनी, और एक है रोड। इसमें आपको कुछ चीज़ें फैक्ट्स पता होंगे, कि शेयर है, जो मॉडलिटी का शेयर है, कि कहाँ पे कितना ज़्यादा है, ठीक। अब इसमें ट्रेन्स में थोड़ा सा आपको डेटा अलग से याद करना पड़ेगा। उसको टेबल फॉर्म में डेटा याद कर लो, कुछ प्रॉब्लम्स याद कर लो, कंपैरेटिव चार्ट बना लो। देखो हर चीज़ का अगर आप चाहोगे कि मैं पहले रेलवेज़ का जो है 5 पन्ने का नोट्स बना लूँ, फिर ट्रांसपो इसका जो है रोडवेज़ का 5 पन्ने का नोट्स बना लूँ, पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना ये। हुँ, किसमें, किसमें? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, हाँ। देखो, हुँ, हुँ, मैंने बहुत ज़्यादा वन पेजर्स नहीं बनाए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। हाँ, देखो सिंपल सी बात है, जो मेरे पास हैंडआउट्स आ रहे थे, ठीक है? जैसे क्यूबिक हैंडआउट्स आ रहे थे, तो सपोज़ करो इंफ्रा में चल रहे हैं और उसमें कोई स्कीम आ गई मान लो। किसी स्कीम का ज़िक्र आ गया क्यूपी में, इंफ्रा में, और मुझे पता है कि ये स्कीम इम्पोर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं ऊपर स्पेस बहुत ज़्यादा खाली रहती है, ऊपर-नीचे दोनों जगह, बीच-बीच में। मैं क्या करता था उसी में, वो स्कीम पे नेट पे सर्च करता था, उसके जार 4-5 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं, फैक्चुअल, जनरल तो हमें भी पता है ना। अब सागरमाला है, तो 4-5 पॉइंट होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो उसी स्कीम से संबंधित होंगे। बाकी तो 8-10 पॉइंट हमको सबको पता है। कनेक्टिविटी करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो जाएगा, 2047 तक हम डेवलप इंडिया बन जाएँगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आ जाएगा, ये तो सबको पता है ना।
फिर तो बकैती करनी है। हमको 5 पॉइंट यूनिक रखना है, तो कितनी देर में लिखोगे आप? जो ऊपर हल्का सा जगह है ना उसी में, उतने में आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे कर लो आप। अगर आपको लग रहा है कि वन पेजर नोट्स बनाना चैलेंजिंग है, तो जो भी आपके पास हैंड आउट मिल रहे हैं, तो लेकिन चैलेंज क्या आता है? चैलेंज ये आएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे ना लास्ट में, तो कितने हैंड आउट लेके जाओगे वहाँ पे रिवीजन करने के लिए? आप दिल्ली में हो, सेंटर पड़ा प्रयागराज, तो कितना बड़ा बैग लेके जाओगे? तो ये चैलेंज आता है थोड़ा सा। तो अगर कोशिश कर सको समेटने की लोगों चीज़ों को, तो समेट डालो। बस हम शॉर्ट इसी से तरीके से कर सकते हैं। कोई भी स्कीम अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, तो उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव एक होगा, और कुछ उसके पिलर्स होंगे इंपॉर्टेंट। उतना याद कर लो बस, उससे ज़्यादा याद मत करो। बाकी फिर टेम्पलेट यूज़ करके पॉइंट जनरेट कर देना वहाँ पे। सबका वही तो है। कोई भी स्कीम हो ट्रांसपोर्ट वाली, कनेक्टिविटी ही तो करेगा। हम्म। तो याद करो, उसका कोई तरीका नहीं है। अब 10 स्कीम्स हैं ट्रांसपोर्ट की, तो टेबुलर फॉर्म में दो दो तीन तीन डेटा सबका याद कर डालो। देखो, कोशिश ये करो कि पहले तो याद करो, जितना याद हो जाए, फिर जैसे नोट्स तुम्हारी छोटी हो जाएगी ना। अगर तुम्हारा क्यूपी मिला, तुमने नोट्स तुरंत कॉपी करना शुरू कर दिया, तो फिर फायदा क्या होगा उसका? तुम पूरा डेटा उठा के कॉपी कर दोगे। पहले क्यूपी मिले, बैठ के उसको मतलब एकदम दिमाग में रहे कि इसे याद आज ही करना है। आज बुकलेट मिली, कोशिश करो आज ही याद कर डालो उसको। उसके बाद जब 2-3 दिन देखते रहोगे, तो फिर जब नोट्स बनाने बैठोगे, आधा डेटा तुम्हारा वैसे खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नोट्स तुरंत बनाने मत बैठो। पहले आप क्यूपी बुकलेट पे काम करो, उसको याद करो, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। नोट्स बनती रहेगी धीरे धीरे। और हर चीज़ की कोई जरूरी नहीं नोट्स बनाओ आप। कुछ ऐसे एरियाज भी होंगे ना जहाँ पे आप कंफर्टेबल होगे, लग रहा होगा कर ले जाएंगे इसको। हाँ, बस वहाँ पे डेटा लिख लो। जैसे वो आपने अब देखो क्या करो ना, जैसे एक पेज आपने रखा किसी टॉपिक के लिए, ठीक। अब कोई जरूरी नहीं कि उसको पूरा डेडिकेटेड नोट्स बना ही डालो। आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लिख लिया, वहाँ पे छोड़ दिया। आपको लग रहा है कि टॉपिक में कर लूंगा, मेरे पास है सफिशिएंट पॉइंट, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लिख लो, कुछ टर्म्स लिख लो, छोड़ दो उस टॉपिक को, पन्ने को। नोट्स में हर टॉपिक लिख डालो, हर पन्ने पे। कोई जरूरी नहीं उसको भरो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर टॉपिक का आप ओपिनियन बना पाओ, ठीक है? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मेरे लिए भी नहीं, आपके लिए भी नहीं। पर कुछ ऐसे एरियाज होंगे, जैसे आरपीए है, ठीक। सपोज करो आरपीए 1951 है, कठिन टॉपिक है, आप कैसे लिखोगे इसके बारे में? अगर इसका वन पे ओपिनियन नहीं बनाया आपने, तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो लिख ही नहीं पाओगे आप, अगर एग्जाम में पूछ लिया। और अगर मान लो उसने कंपैरिजन पूछ लिया, तो 1950 वर्ष से 1951 में क्या डिफरेंस है, तब तो बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। तो हेंस फोर्थ, व्हाट यू नीड टू डू इज यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कहाँ कहाँ पे मेरी कमजोरियां हैं, और कौन सा ऐसा टॉपिक है अगर आ गया तो मैं फंस जाऊंगी या फंस जाऊंगा उसमें। तो वहाँ पे कुछ बेसिक वर्क कर लो। अगर आपको डेटा भी पता है कुछ, और 8-10 कीवर्ड्स पता हैं, सिर्फ इतना पता है, तो क्यूपी खत्म खत्म करते वरते आपका इतना क्षमता हो जाएगा कि आप इंट्रोडक्शन बनाने लगोगे। आपको क्या चाहिए होगा? एक दो अच्छे वर्ड्स, एक दो अच्छे डेटा, इंट्रोडक्शन बना ले जाओगे। कुछ नहीं है तो आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख देना, बन जाएगा वो, बहुत चिंता की बात नहीं है। हम्म। कोशिश करो टेम्पलेट्स बढ़िया से भरो, उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले वर्ड्स आते हैं उस पर कमांड बना लो अपनी। वो सब चीज़ें जब बन जाएंगी ना, जब एक बार आपके पास वोकैब आ जाएगी अच्छी वाली, तो फिर उसके साथ खेलना है। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फ्रेम गुड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो एकेडमिक कीवर्ड्स पे मेहनत करो, जितना रट्टा मार सकते हो रट्टो, डेटा जितना आप रट्टा मार सकते हो रट्टा मारो। फिर उसके बाद उसी को यूज़ करना अपन को, चाहे फार्मूला बनाना हो चाहे ग्राफ बनाना हो, सब जगह इन्हीं से खेलना है। ठीक, फाइन। और कुछ? चलो फिर लेट्स एंड द सेशन। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और माई बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। अच्छा करो, ठीक, ओके। एक